दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस समय की टॉप खबरों के बारे में हम बात करेंगे। हमारी पहली खबर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है और जिस चीज का डर था कि जब शेख हसीना की सरकार सत्ता से जाएगी तब बांग्लादेश भारत के खिलाफ नई साजिश रच सकता है, अब भारत का वह डर हकीकत में बदलता जा रहा है। दरअसल जब तक शेख हसीना सत्ता में थी तब तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से किनारा किया हुआ था। लेकिन अब जैसे ही वह सत्ता से बाहर गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियां बढ़ने शुरू हो गई है। आप स्क्रीन पर सबसे पहले नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनिस को फोन किया। दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान 15 साल तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर चले गए थे। शेख हसीना ने पाकिस्तान समर्थक गुटों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि शेख हसीना उसे राहत दे दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं पर अब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पाकिस्तान फिर से हरकत में आ गया है। बांग्लादेश में काम कर चुके पाकिस्तान के कई वरिष्ठ राजनयिकों ने अब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक रणनीतिक पेपर बनाया है। पाकिस्तान का ये प्लान भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। पाकिस्तान सरकार जमाते इस्लामी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और आतंकी गतिविधियों को और तेज कर सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हाल ही में बांग्लादेश में काम कर चुके रिटायर उच्चायुक्तों और अन्य राजनयिकों को बुलाया और ढाका में हुए राजनीतिक बदलाव पर गंभीर चर्चा की। इस दौरान पाकिस्तान की रणनीति क्या हो, इसको लेकर भी प्लान बनाया गया। इन अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक को शहबाज शरीफ ने खुद बुलाया था ताकि रिटायर अधिकारियों से बांग्लादेश को लेकर इनपुट हासिल किया जा सके। शेख हसीना अब भारत में है और यूनिस सरकार के आने के बाद पाकिस्तान को इसमें मौका दिख रहा है। आपको बता दें, शेख हसीना सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इतना सख्त थी कि कोई भी पाकिस्तानी नेता उनसे रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत की हिम्मत नहीं कर पाया था। शेख हसीना ने साफ कह दिया था कि जब तक कि पाकिस्तान 1971 के अपने अपराधों के खिलाफ माफी नहीं मांगता, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। ताजा बदलाव को देखते हुए पाकिस्तान के रिटायर राजनयिकों ने कई सुझाव शहबाज शरीफ को दिए हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के घटनाक्रम को भुनाना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना होगा और चालाकी से भरी कूटनीति अपनानी होगी। हालांकि दोस्तों, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक फोन कॉल पर बातचीत ही तो हुई है, इसमें भारत के लिए चिंता की विषय क्या है, तो बांग्लादेश से जुड़ी जो दूसरी खबर निकलकर सामने आ रही है उससे आपको समझ में आएगा कि क्यों यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। दरअसल एक तरफ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उच्च अधिकारियों के बीच में फोन पर बातचीत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अलकायदा से जुड़े एबीटी गुट के चीफ को रिहा कर दिया। आप रेफरेंस के लिए इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीते 11 साल से वह जेल में था, लेकिन बीते महीने 26 अगस्त को उसे पेरोल पर छोड़ा गया। रहमानी का आतंकी और आपराधिक गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देना, हत्या और बैंक डकैतियों को मामले रहमानी पर हैं। रहमानी के संगठन एबीटी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार का प्रयास रहा है। ऐसे में उसकी रिहाई भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है। हाल के वर्षों में भारतीय सुरक्षा बलों ने कई एबीटी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मई 2024 में असम पुलिस ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर 2 एबीटी आतंकवादियों को पकड़ा था। ये दिखाता है कि भारत इस संगठन के निशाने पर रहा है। कई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि एबीटी ने पूर्वोत्तर भारत में आतंकी अभियानों की योजना बनाने के लिए पाकिस्तान से चलने वाले लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुट के साथ सहयोग किया है। रहमानी के रिहाई के साथ साथ भारत में एबीटी के संचालन प्रमुख इकरामुल हक उर्फ अबू तलहा सहित 500 कैदियों का भागना इस चिंता को बढ़ाता है। 6 अगस्त 2024 को शेरपुर में भीड़ ने उच्च सुरक्षा वाली जेल पर हमला करते हुए इनको भगा दिया था। ये बांग्लादेश में अस्थिरता और चरमपंथी तत्वों के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ एक हद तक स्थिर वातावरण बनाते हुए कट्टरपंथियों के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया था। इसके उलट वर्तमान अंतरिम सरकार की कार्रवाइयां
मीडिया परेशान करने वाले बदलाव का संकेत देती है, जो न केवल बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक आबादी को बल्कि व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डाल रही है। अब दोस्तों, इन सभी घटनाओं को देखा जाए तो ये सभी खबरें भारत के लिए सही नहीं है और बांग्लादेश के साथ आने वाले समय में भारत के संबंध और भी खराब हो सकते हैं। इन सभी अपडेट के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की एक नई सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद कर दिया है। ट्रंप ने मुसलमानों से जोड़ते हुए ये पोस्ट की है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ट्रंप ने एक्स पर जो तस्वीर शेयर की है उसमें टोपी पहने मुस्लिम आइडेंटिटी के लोग अमेरिकी झंडों को जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, अपने नए पड़ोसियों से मिलिए, अगर कमला हैरिस ने चुनाव जीता तो आपके आसपास यही होगा। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम और उग्रवादियों को लेकर हमेशा काफी सख्त रहे हैं, जबकि बाइडेन और कमला हैरिस का रुख हमेशा इस पर नरम रहा है। और इसके पीछे एक मुख्य वजह बराक ओबामा भी है, क्योंकि बराक ओबामा भी इसी पार्टी से आते हैं और वे हमेशा इन चीजों को समर्थन देते हुए आए हैं। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में अमेरिका में इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है और दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि इस बीच इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है जो विवाद की वजह बन रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की नस्लीय पहचान को लेकर भी टिप्पणी की थी, जो कि विवाद की वजह बनी थी। अब ट्रंप ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए पोस्ट कर नए विवाद को जन्म दिया है। उनकी इस पोस्ट पर हजारों की तादाद में यूजर्स ने कमेंट किया है। बड़ी संख्या में यूजर्स ने कहा है कि इस तरह के भड़काऊ पोस्ट पूर्व में राष्ट्रपति रहे और एक बार फिर से इस पद के लिए लड़ रहे व्यक्ति के कद के हिसाब से नहीं है, उनको इस तरह की पोस्ट से बचना चाहिए। अमेरिका में अप्रवासियों और मुसलमानों को मोटे तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक माना जाता रहा है। इस बार भी सामने आए पोल इस तरफ इशारा करते हैं कि मुसलमान बड़े पैमाने पर कमला हैरिस को वोट करेंगे। ऐसे में ट्रंप की इस कोशिश को अमेरिका के श्वेतों की बड़ी आबादी को अपनी पार्टी के पीछे लामबंद करने की कोशिश की तरह से भी देखा जा रहा है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आप इस अमेरिकी चुनाव में किसका समर्थन करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के साथ हाल ही में इंजन को लेकर जो समस्या चल रही थी, अब उसका समाधान भारत ने निकालना शुरू कर लिया है। जो देरी तेजस मार्क 1A में हो रही है, अब भारत नहीं चाहता कि यही गलती तेजस मार्क 2 में भी हो। यही कारण है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में HAL ने GE F414 इंजन की डिलीवरी हासिल की है, जो तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान के विकास के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक HAL के पास 8 इंजन आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य में किसी भी देरी से बचने के लिए और भी इंजन खरीदने का फैसला किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की योजना है कि वह GE से सीधे 12 से 20 अतिरिक्त इंजन खरीदे। ये इंजन रिजर्व में रखे जाएंगे ताकि विकास के दौरान अगर किसी इंजन में कोई समस्या आती है तो भी प्रोग्राम समय पर चलता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि HAL को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। असल में GE के साथ जब डील पूरी होगी और HAL में इन इंजनों का लोकल उत्पादन शुरू होगा, तब भी इसमें करीब 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि इन इंजनों के निर्माण में उच्च स्तर की इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण की जरूरत है। इसीलिए HAL ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक लोकल उत्पादन पूरी तरह से शुरू नहीं होता, तब तक उनके पास पर्याप्त इंजन रहे, ताकि विकास का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। मार्च 2026 में तेजस मार्क 2 का परीक्षण शुरू होने वाला है। HAL का ये कदम ये दर्शाता है कि वह इस प्रोजेक्ट को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि इंजन की कमी के कारण कोई भी देरी ना हो और भारत का ये महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।